Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, हिंदी शिक्षण का ये टेस्ट नंबर 8वां है जो संपूर्ण सिलेबस से लिया गया है। बहुत ही शानदार आपको 15 प्रश्न ग्रामर के मिलेंगे और बहुत ही शानदार आपको 15 प्रश्न शिक्षण विधियों के मिलेंगे। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो बाद में लाइक करके ज़रूर जाए। तो मित्रों, पहला प्रश्न है, तिरस्कार परिष्कार शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन और विसर्ग, विसर्ग और व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन, विसर्ग और विसर्ग। तो आपको ये बताना है कि जो ऊपर ये जो शब्द दे रखे हैं तिरस्कार और परिष्कार, इन दोनों शब्दों में आपको संधियां बतानी हैं। मित्रों, इसमें जो राइट आंसर है वो है दूसरा विकल्प। तिरस्कार शब्द में विसर्ग संधि है जबकि परिष्कार जो शब्द है इसमें व्यंजन संधि है, अतः इसका दूसरा विकल्प सही होगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिरह प्लस कार, इसमें विसर्ग संधि है, और परिष्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा परि प्लस कार, परि के बाद में विसर्ग नहीं लगेगा तो इसमें व्यंजन संधि होगी। तो मित्रों, इस प्रकार इसका दूसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न आता है, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? क्रमधारय समास है, अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास है? तो मित्रों, राइट आंसर बताइए कि हीन भावना शब्द में कौन सा समास है। साथियों, इसका राइट आंसर है क्रमधारय इसमें समास है, क्योंकि यहाँ पर भावना की जो शब्द है इसकी विशेषता बताई जा रही है कि भावना किसी हीन, हीन का मतलब होता है दुर्बल या फिर छोटी या फिर घटिया, मतलब एक तरह से संकुचित का अर्थ पैदा करने वाला होता है हीन शब्द। तो यहाँ विशेषण बताया जा रहा है और विशेषण किस समास में बताया जाता है? क्रमधारय समास में, अतः इसका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। मित्रों, तीसरा प्रश्न है, उत्कर्ष का सही विलोम क्या होगा? यह उत्कर्ष का सही विलोम बताइए। अपकर्ष, अपयश, अपकार और अवनति। तो साथियों, ये बताना है कि जो ये उत्कर्ष शब्द दे रखा है इसका सही विलोम शब्द कौन सा होगा? मित्रों, राइट आंसर है उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष होगा। ठीक है, प्रथम विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। चौथा प्रश्न है साथियों, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश बताइए। ये जो स्वावलंबी शब्द है इसके लिए आपको यूं देखना है कि कौन सा वाक्यांश सही है। स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला स्वावलंबी कहलाता है, स्मरण करने योग्य स्वावलंबी कहलाता है, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो वो स्वावलंबी कहलाता है, या बिना संकोच बोलने वाला स्वावलंबी कहलाता है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है स्वावलंबी का मतलब होता है स्व प्लस अवलंब, जो खुद पर ही निर्भर हो। तो जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर होता है उसको ही स्वावलंबी कहते हैं। मित्रों, रिट 2018 में जो एग्जाम हुआ था मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों का टेस्ट मैंने कुछ देर बाद इस चैनल पर डालना है, तो कुछ देर में आपके पास वो वीडियो आ जाएगा। देखो, उस वीडियो में इतने शानदार ऑप्शनों को मैंने समझाया है, सभी विकल्पों को, तो उस वीडियो को भी आपको जरूर देखना है। चलिए नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न है, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। कौन सा शब्द विदेशी है? राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति और दौरान। तो मित्रों, आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। राइट आंसर बताइए साथियों। मित्रों, इसका राइट आंसर रहेगा दौरान शब्द विदेशी है। कौन सा शब्द विदेशी है? जो दौरान शब्द दिया हुआ है ये कैसा शब्द है? ये एक विदेशी शब्द है। प्रश्न नंबर 5 में चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। 6ठा प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों में असंगत है? मतलब जो पुल्लिंग नहीं है, असंगत का मतलब जो पुल्लिंग नहीं है। तो आपको स्त्रीलिंग शब्द देखना है, विनाश, स्थिति, वातावरण और परिणाम। तो मित्रों,
आपको क्या करना होता है, किसी भी शब्द में स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखना हो तो क्या कर लो, उसको वाक्य में प्रयोग कर लो। अच्छा होता है या अच्छी होती है, जैसे विनाश अच्छा होता है, स्थिति अच्छी होती है, तो ये स्त्रीलिंग ये पुल्लिंग। वातावरण अच्छा होता है पुल्लिंग, परिणाम अच्छा होता है पुल्लिंग। तो ये तीनों तो पुल्लिंग है और स्थिति शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अतः यहाँ पे ये पुल्लिंग शब्द से असंगत है, इसलिए दूसरा विकल्प इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन तथा लिंग कभी नहीं बदलता है, जो न तो कभी वचन से बदले न कभी उसका लिंग बदले। तो वो शब्द आपको देखना है, आलसी, लिपि, दीवार और जल। तो मित्रों, जो शब्द न तो वचन के अनुसार बदले और न ही लिंग के अनुसार बदले, ऐसा कौन सा शब्द है, राइट आंसर आपको बताना है। साथ ही उसका राइट आंसर है, ये जो जल शब्द दिया हुआ है ये वचन और लिंग में नहीं बदलता है, जबकि आलसी का तो आलसियों हो जाता है, दीवार का दीवारें हो जाता है, लिपि का लिपियां हो जाता है। तो ये तीनों शब्द तो बदल जाते हैं, लेकिन जल शब्द आपने सुना है क्या, जलो, ऐसा नहीं होता है, जल होता है शुद्ध। तो मित्रों चौथा विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, यदि हम अब भी नहीं संभलें तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अज्ञात वर्तमान काल और संभाव्य भविष्य काल। तो मित्रों राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। साथियों इसका राइट आंसर रहेगा, देखो संभाव्य भविष्य काल। कैसे रहेगा कि यदि हम अब भी नहीं संभले, अभी की बात की जा रही है, तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। मतलब आएंगे, कब आएंगे, भविष्य में आएंगे। तो यहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए इसमें कौन सा काल है, संभाव्य भविष्यत काल। चौथा विकल्प सही है मित्रों। बाकी तीनों विकल्पों में भूतकाल वर्तमान काल है, तो यहां पर तो आएंगे, बाद में आएंगे, वो तो भविष्य में, इसलिए आप इस प्रकार से भी इसका आंसर लगा सकते थे, चौथा विकल्प। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न है, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में प्रयुक्त चौराहों का शाब्दिक अर्थ क्या है, 4 मंजिलों का भवन, वह स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हैं, चारों तरफ देखने वाला और एकाधिक स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हैं। तो साथियों यहां पे आपको सही आंसर लगाना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। मित्रों इसमें दूसरा विकल्प सही है, वह स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हैं उसको ही चौराहा कहा जाता है। तो दूसरा विकल्प सही है इसका। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न है, चांदी का जूता सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ इसका क्या है, महंगी वस्तु, रिश्वत, अनुपयोगी वस्तु और अमीरी का दिखावा। तो चांदी का जूता जो मुहावरा भी आप इसको कह सकते हो, ये एक प्रकार का मुहावरा है। तो इसका शानदार और सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। तो राइट आंसर बताइए मित्रों। इसका राइट आंसर है रिश्वत। ठीक है, चांदी का जूता का मतलब क्या होता है, रिश्वत। दूसरा विकल्प इसका सही है। चांदी का जूता, देखो यहाँ पे दिमाग में यूं भी आ जाता है कि यार जूता तो अनुपयोगी है या फिर अमीरों का दिखावा, इस प्रकार से आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकलता है, रिश्वत से निकलता है। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। ओटो निकली कोटो चढ़ी, इसका अर्थ क्या है, ओट से निकलकर खुले में आ जाना, मुंह से निकली बात फैल जाती है, घर से बाहर निकलते ही नाम हो जाना और बाहर निकलने पर प्रसिद्ध हो जाना। तो मित्रों राइट आंसर बताइए। मित्रों राइट आंसर है, मुंह से निकली बात फैल जाती है। होठो, ओटो मतलब होठ से निकली, कोटो चढ़ी मतलब कई कोसों तक वो बात, अगर आप किसी बात को अपने मुंह से बोल देते हो, उसको खुद के अंदर नहीं रखते हो, जो बताने की नहीं है, तो वो कुछ ही समय में बहुत दूर दूर तक वो फैल जाती है। इस प्रकार इसका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12वां प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता के विस्तार को ही उद्देश्य कहते हैं।
क्रिया के विस्तार को ही विधेय कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। तो साथियों आपको राइट आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या रहेगा। मित्रों इसका राइट आंसर रहेगा रचना के आधार पर वाक्य के 4 नहीं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। जबकि ये जो वाक्य के 2 प्रमुख अंग कर्ता और क्रिया होते हैं, कर्ता के विस्तार को उद्देश्य ही कहते हैं और क्रिया के विस्तार को विधेय ही कहते हैं। लेकिन इसका चौथा विकल्प गलत है, तो आपको गलत ही देखना था, सही नहीं होना चाहिए था वो। मित्रों चौथा विकल्प इसका राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। कवित्री, कवियत्री, लेखिका और कवियत्री। तो मित्रों कवि एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द आपको बनाना है, तो आप कौन सा शब्द यहां पे बनाओगे। साथियों राइट आंसर है चौथा विकल्प कवियत्री। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 में कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 13 में मित्रों चौथा विकल्प सही है। कवि का स्त्रीलिंग बनता है कवियत्री, कवियत्री नहीं बनता है, न ही लेखिका न ही कवित्री बनता है, क्या बनता है, कवियत्री। यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। नतमस्तक शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुव्रीहि है या द्वंद्व है। तो मित्रों ये बताना है आपको नतमस्तक जो शब्द होता है उसमें कौन सा समास है। साथियों इसका राइट आंसर है नतमस्तक शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष कैसे, तत्पुरुष में भी ये नई तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, नई तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये आता है। अतः यहाँ पे प्रथम विकल्प सही है। और आज का व्याकरण का अंतिम प्रश्न है 15वां प्रश्न, कौन एक वचन है। अच्छे लेखक, कौन सी कृतियां, अपनी मातृभाषा और अन्य देशों। तो आपको ये बताना है कि ये जो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक वचन के अंतर्गत आता है। मित्रों इसका राइट आंसर है अपनी मातृभाषा एक वचन है, जबकि अच्छे लेखक, कौन सी कृतियां, अन्य देशों ये सभी बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मातृभाषा एक ही होती है, इसलिए ये एक वचन के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। 16वां प्रश्न है और टीचिंग मेथड का पहला प्रश्न। यार वीडियो अगर अब अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाया करो, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। बालक के सर्वांगीण विकास की जांच किस विधि द्वारा होती है। परीक्षण विधि द्वारा, मापन विधि द्वारा, मूल्यांकन विधि द्वारा या सभी। तो दोस्तों ये देखिए सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है। अगर सर्वांगीण विकास की बात की जांच की कहीं भी बात की जाती है तो वहां पर बालक का जो मूल्यांकन है, बालक की जो जांच है वो किस विधि द्वारा होती है, हमेशा मूल्यांकन के द्वारा ही होती है अगर सर्वांगीण विकास की बात की जाए तो, ठीक है। और अगर जो आंकिक जांच करना है तो मापन की बात की जाती है। तो मित्रों यहाँ सर्वांगीण की बात है तो यहाँ पर मूल्यांकन की बात की जा रही है। तीसरा विकल्प इसका सही है। साथियों प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 17वां प्रश्न है नाटक शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है। कि नाटक जो शिक्षण है, जो किताब होती है उस किताब में जो नाटक के पाठ आते हैं तो उनका शिक्षण क्यों कराया जाता है। आपको ये सिर्फ यूं देखना है कि उनमें से जो उसका उद्देश्य है उसको आपको नहीं देखना है, जो उद्देश्य नहीं है यहाँ पर आपको उस चीज को देखना है कि नाटक शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है, इसलिए नाटक नहीं कराया जाता है। क्यों, बालकों को रंगमंचीय नायक बनाने के लिए, बालकों को भावानुकूल शिक्षा देना, संवाद एवं अभिनय कला से छात्रों को अवगत कराना और समायोजित व्यवहार और नैतिक शिक्षा देना। तो मित्रों ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो नाटक शिक्षण में लागू नहीं होता है यहाँ पे दिए गए विकल्पों में। तो मित्रों राइट आंसर है बालकों को रंगमंचीय नायक बनाना नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य नहीं आता है। क्योंकि बालकों को नाटक क्यों करा रहे हो आप, ताकि उनको भाव के अनुकूल शिक्षा मिल जाए, वो संवाद और अभिनय कला से अवगत हो जाए, वो नैतिक शिक्षा को ग्रहण करे, समायोजित व्यवहार करे, इसलिए आप नाटक शिक्षण दे रहे हो। यूं थोड़ी कि आप उनको रंगमंचीय नायक बनाना चाह रहे हो। तो मित्रों यहाँ पे प्रथम विकल्प सही रहेगा।
प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18वां प्रश्न है, उत्प्रेरक प्रेरक से क्या आशय है? पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना और उद्देश्य एवं अपेक्षित परिवर्तन। तो मित्रों, जो उत्प्रेरक प्रेरक होता है वो किस नाम से जाना जाता है? साथियों, इसका राइट आंसर है उत्प्रेरक प्रेरक प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रस्तावना के नाम से उत्प्रेरक प्रेरक को, प्रस्तावना जो प्रश्न होते हैं उनको उत्प्रेरक प्रेरक भी कहते हैं। तीसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की सरल और सुग्राह्य विधि कौन सी है? निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, आगमन विधि और प्रयोग विधि। तो राइट आंसर बताइए कि ऐसी कौन सी विधि है जो व्याकरण शिक्षण के लिए सरल भी है और सुग्राह्य है, आसानी से समझ में आ जाती है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है आगमन विधि। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की सरल और सुग्राह्य विधि कौन सी है? आगमन विधि है, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है और इससे आसानी से छात्र व्याकरण का ज्ञान भी सीख जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। 20वां प्रश्न है, वार्षिक योजना प्रमुख रूप से किनके लिए उपयोगी होती है? जो विद्यालयों में वार्षिक योजनाएं बनाई जाती है वो किनके लिए उपयोगी होती है? शिक्षक के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए और विद्यालय के लिए। मित्रों, राइट आंसर है शिक्षक के लिए वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी होती है। किसके लिए? शिक्षक के लिए, क्योंकि शिक्षक को उसमें पूरा बायोडाटा लिखना पड़ता है कि मुझे इस सेशन में ये चीजें करवानी है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट किसके लिए हो जाती है? एक शिक्षक के लिए हो जाती है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। 21वां प्रश्न है मित्रों, नैदानिक व उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्र चाहे, जब तक अध्यापक चाहे, जब तक विद्यालय में समय मिले या जब तक छात्रों की कमजोरी दूर न हो। तो ये राइट आंसर बताना है आपको कि उपचारात्मक और निदानात्मक प्रक्रिया कब तक चलती रहना चाहिए। तो साथियों, इसका राइट आंसर है जब तक छात्रों की कमजोरियां दूर नहीं हो, कमजोरियों को पहचान के उनको दूर नहीं किया जाता है, तब तक नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब छात्र चाहे तभी आप निदान और उपचार करो, या आपके मूड हो तभी करेंगे। नहीं, मेरा तो मूड नहीं है, मैं नहीं कर रहा निदान उपचार, ऐसा नहीं करना है आपको। जब तक छात्रों की कमजोरी दूर नहीं हो जाती है तब तक नैदानिक और उपचारात्मक परीक्षण की प्रक्रिया आपको चालू रखना है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। 22वां प्रश्न है, गद्य शिक्षण की इनमें से कौन सी विधि है? अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, खंड काव्य विधि और नाटक विधि। तो मित्रों, राइट आंसर बताइए इनमें से गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? साथियों, इसका राइट आंसर है अर्थबोध विधि गद्य शिक्षण की विधि है, जबकि अभिनय विधि अभिनय की है, नाटक शिक्षण की, खंड काव्य विधि पद्य शिक्षण की है, नाटक विधि नाटक शिक्षण की विधि है, जबकि अर्थबोध विधि किसकी है? गद्य शिक्षण की। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे मित्रों। 23वां प्रश्न है, चित्रों पर प्रश्न करके रचना शिक्षण देना कौन सी विधि है? कि आप चित्रों से प्रश्न कर रहे हो, फिर बालक उनका आंसर बता रहे हो और फिर आप उनको रचना शिक्षण करवा रहे हो, तो ऐसी विधि को क्या कहेंगे? वाक्य प्रधान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, चित्र रचना विधि या खेल विधि? तो साथियों, इसका राइट आंसर है चित्रों पर प्रश्न करके रचना कर रहे हैं तो चित्र रचना विधि इसका राइट आंसर रहेगा 23वें प्रश्न का। मित्रों, प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। 24वां प्रश्न आता है साथियों, 24वां प्रश्न है, किसी कौशल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप उसको सुनकर सबसे अच्छे तरीके से सीख सकते हो, या आप उसको देखकर सबसे अच्छे तरीके से सीख सकते हो, या आप उसको पढ़कर सबसे अच्छे तरीके से सीख सकते हो, या आप उस कार्य को करके सबसे अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो मित्रों, राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? साथियों, राइट आंसर है आप किसी भी कौशल को उस चीज को करके, लर्निंग बाय डूइंग, सबसे अच्छे तरीके से आप उसको स्वयं करके, स्वयं अनुभव करके उस चीज को सीख सकते हो। तो चौथा विकल्प इसका सही रहेगा। 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न आता है मित्रों, खेल खेल में भाषा की आरंभिक शिक्षा कौन सी विधि में दी जाती है? कि खेल खेल में ही भाषा की आरंभिक शिक्षा दे दी। ध्वनि साम्य विधि में, साहचर्य विधि में, प्रश्नोत्तर विधि में या सामूहिक पाठ विधि में?
तो मित्रों राइट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा। मित्रों इसका राइट आंसर रहेगा, खेल खेल में भाषा की आरंभिक शिक्षा साहचर्य विधि में दी जाती है। कौन सी विधि में दी जाती है? साहचर्य विधि, जो मोंटेसरी के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जिसमें जो वर्ण होते हैं और जो चित्र होते हैं उनमें के मध्य साहचर्य स्थापित किया जाता है, तो वहां बालक को खेल खेल में ही भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान कर दी जाती है। इसीलिए इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर, अच्छा देखो, ध्वनि साम्य विधि जो होती है, ध्वनि साम्य में तो एक समान उच्चारित होने वाले ध्वनि जो वर्ण है उनको सिखाया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि में तो प्रारंभिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। सामूहिक पाठ विधि में आप सिर्फ पद्य शिक्षण दे सकते हो सामूहिक रूप से छोटे छोटे बच्चों को। तो मित्रों यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि कौन सी है? अनुकरण विधि, मोंटेसरी विधि, खेल विधि और मौखिक विधि। तो इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो पेस्टोलॉजी के द्वारा प्रस्तुत की गई है? साथियों राइट आंसर है, पेस्टोलॉजी के द्वारा लेखन शिक्षण की अनुकरण विधि का प्रतिपादन किया गया है। अनुकरण विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी है। जबकि मोंटेसरी विधि तो मोंटेसरी ने दी थी, और जो खेल विधि है, खेल विधि को देने वाले थे हेनरी कोल्डवेल कुक। कौन थे? हेनरी कोल्डवेल कुक। और जो मौखिक विधि है, मौखिक विधि में तो नॉर्मली इसमें कोई जनक नहीं है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, 27वां प्रश्न है मित्रों, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है विकी भाई, आप इससे व्याकरण नहीं पढ़ा सकते। सूत्र विधि, भाषा विधि, निगमन विधि या प्रयोगशाला विधि। तो इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो व्याकरण शिक्षण के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है? मित्रों राइट आंसर है, प्रयोगशाला विधि से आप व्याकरण नहीं पढ़ा सकते। जबकि सूत्र, निगमन, भाषा, भले ही इन विधियों में वैज्ञानिकता हो या न हो, लेकिन ये व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। जबकि प्रयोगशाला विधि कहीं से कहीं तक व्याकरण का इसके साथ संबंध नहीं है। अतः इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, रूपरेखा शिक्षण पद्धति किससे संबंधित है? कहानी शिक्षण से, नाटक शिक्षण से, पद्य शिक्षण से या रचना शिक्षण से? तो साथियों ये देखो आप प्रश्न को आराम से, रूपरेखा शिक्षण पद्धति, ये जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से किससे संबंधित है? मित्रों इसका राइट आंसर है, रूपरेखा शिक्षण पद्धति रचना शिक्षण से संबंधित है। रूपरेखा अनुकरण विधि का नाम आपने सुना होगा ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बालकों को रूपरेखा के माध्यम से रचना करवाना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 29वां देखते हैं, श्रोता का मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा क्या है? श्रोता के है ये, श्रोता के जो मन के भाव है उनको सर्वाधिक प्रभावित कौन सी साहित्य विधा से किया जा सकता है? पद्य शिक्षण से, नाटक शिक्षण से, कहानी शिक्षण से या गद्य शिक्षण से? तो साथियों राइट आंसर बताइए कि जो श्रोता होते हैं, सुनने वाले, उनके मनोभाव को आप सर्वाधिक किससे प्रभावित कर सकते हो? तो मित्रों राइट आंसर है पद्य शिक्षण। पद्य का संबंध भावात्मक उद्देश्य से होता है क्योंकि इसको महसूस किया जाता है। जबकि नाटक, कहानी, गद्य, ये तो इन चीजों में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे प्रथम विकल्प सही है। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों, टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाना। जितने प्रश्न सही होते हैं वो भी जरूर बताना। नैदानिक शैक्षणिक निदान की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? मेडिकल टेस्ट विधि, देखो और कहो विधि, साक्षात्कार विधि और अभिलेख विधि। तो साथियों राइट आंसर बताइए कि इनमें से कौन सी विधि शैक्षणिक निदान की नहीं है? मित्रों इसका राइट आंसर है देखो और कहो विधि शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है। जबकि मेडिकल टेस्ट, साक्षात्कार और अभिलेख शैक्षणिक निदान की विधि है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर जाना। और बहुत ही जल्द रीट 2017 का जो पेपर है वो भी मैंने सोल्व करवाया है। तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। बुद्धि के सिद्धांतों का वीडियो भी कुछ समय में अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है।